अक्कू के 6 भाई भी थे जो इस छोटे से कस्बे में छोटे मोटे अपराध करने लगे थे, जैसे चोरी, लूटपाट, मारपीट। कस्तूरबा नगर में रहने वाले जितने भी लोग थे वो दलित थे। अक्कू की गैंग इन्हीं लोगों को अपना निशाना बनाती थी। अक्कू यादव की इन हरकतों से पहले तो लोग सिर्फ परेशान थे, लेकिन 1991 में उसने एक ऐसा अपराध किया जो सबसे घिनौना था। उसने और उसकी गैंग ने लड़की को मोलेस्ट किया और उसका रेप किया। अक्कू ने कम से कम 40 फीमेल्स को अपना शिकार बनाया था, जिनमें सबसे छोटी महज 10 साल की थी। दलित कम्युनिटी से एक महिला बाहर निकलकर सामने आई, आशा भगत। एक दिन आशा ने महसूस किया कि अब अक्कू और उसकी गैंग को रोकना बहुत जरूरी है और इसके लिए उन्हें अक्कू का अंत करना था। जैसे ही इन लोगों ने अक्कू यादव के सिर पर वार किया, वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अक्कू ने आशा को बाहर खींच लिया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। चाकू के वार इतने खतरनाक थे कि आशा के ब्रेस्ट्स कटकर अलग हो गए थे। अक्कू ने सिर्फ आशा के ब्रेस्ट्स को ही नहीं काटा, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर भी कई बार चाकू मारे। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नागपुर के करीब बसे कस्तूरबा नगर से। साल 1972 में इस जगह पर एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है भरत कालीचरण यादव। अब जिस परिवार में इस बच्चे का जन्म हुआ था, वो परिवार इलाके के सबसे बड़े जमींदारों में से एक था। उनकी इतनी जमीनें थी कि जहां तक नजर जाए वहीं तक जमीन फैली थी। उस दौर में लोग अपना गुजारा मेनली 2 ही कामों से करते थे, या तो खेतीबाड़ी से या फिर पशुपालन से। और ये परिवार जिसमें भरत कालीचरण यादव का जन्म हुआ था, ये दोनों ही कामों में माहिर था। उनका बिजनेस इतना फल फूल रहा था कि उनकी कमाई का कोई हिसाब नहीं था। ये भरत कालीचरण यादव धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। घर वालों और दोस्तों के लिए अब वो सिर्फ भरत नहीं, सबके प्यार का अक्कू बन गया था। सब उसे अक्कू यादव बुलाने लगे। अक्कू थोड़ा और बड़ा हुआ और उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। अपने स्कूल के दिनों में अक्कू एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। उसकी रिपोर्ट कार्ड्स पर सिर्फ अच्छे मार्क्स की भरमार थी और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी छा गया था। और तो और अक्कू इतना हैंडसम था कि वो अपने स्कूल में अपने चेहरे की वजह से भी काफी पॉपुलर था। लेकिन जैसे ही स्कूल का सफर आगे बढ़ा, अक्कू का रास्ता कुछ और ही मोड़ ले गया। 7th क्लास के बाद जब सब लोग उसकी सक्सेस स्टोरी के शोर में थे, अक्कू ने स्कूल छोड़ दिया। वो अपनी एक नई दुनिया में खो गया, जहां वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा, नशा करने लगा और अपनी खुद की एंटरटेनमेंट के लिए वहां के लोकल दुकानदारों और किसानों के यहाँ से चोरी करने लगा। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर एक दिन अक्कू यादव के पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उनके परिवार की मानो उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि अक्कू यादव के पिता ने जितना भी धन अपने जीवन भर की मेहनत से जमा किया था, वो अब धीरे धीरे हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। अक्कू की 6 बड़ी बहनें भी थी, जिनकी पहले ही शादी कर दी गई थी और वो अपने अपने घरों में सेटल थी। इसके अलावा अक्कू के 6 भाई भी थे, जो उसकी तरह ही अपराध की अंधेरी गलियों में चले गए थे। सारे भाई मिलकर इस छोटे से कस्बे में छोटे मोटे अपराध करने लगे थे, जैसे चोरी, लूटपाट, मारपीट और कभी कभी तो बस यूं ही तंग करने के लिए। और इन सभी हरकतों से ही उनका घर चल रहा था। अब एक दिन अक्कू अपने भाइयों से अलग हो गया और उसने अपनी एक नई गैंग बना ली। शुरुआत में अक्कू और उसकी गैंग ने सीधे सीधे जबरन वसूली का रास्ता अपनाया। कस्तूरबा नगर में रहने वाले जितने भी लोग थे वो दलित थे, जिन्हें भारत की जाति व्यवस्था में सबसे नीचे की सीढ़ी पर रखा गया था। दलितों को समाज ने लंबे समय से पीछे छोड़ रखा था। उन्हें बराबरी का कभी मौका ही नहीं मिला और अक्सर नीचा समझा गया, अशुद्ध समझा गया। ये लोग ज्यादातर गरीब किसान या मजदूर थे, जो दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से गुजर बसर करते थे। अक्कू की गैंग इन्हीं लोगों को अपना निशाना बनाती थी। वो बिना किसी रहम के इनकी मेहनत की कमाई हड़प लेते थे, पैसे की मांग करते थे और अगर कोई विरोध करता था तो डरा धमकाकर अपनी बात मानने पर मजबूर कर देते थे। अक्कू की चोरियों का एक बड़ा टारगेट था प्रतिभा उड़कुड़े की दुकान। प्रतिभा अपनी दुकान का सामान डिस्प्ले के लिए बाहर भी रखती थी, ताकि लोग आसानी से देख सकें और दुकान के अंदर ज्यादा भीड़ न लगे। लेकिन अक्कू और उसके लोग अक्सर उसके सामान पर हाथ साफ कर देते थे। कभी कभी वो सामान खरीदने का नाटक भी करते थे और पैसे देने का भी वादा करते थे, जो कभी पूरा नहीं होता था। प्रतिभा और उसका परिवार बहुत परेशान थे, क्योंकि ये गुंडे उनकी इनकम सोर्स को ही छीन रहे थे। कभी कभी तो वो इनसे पैसे भी मांगते थे और जब ये लोग मना कर देते थे तो वो मारने पीटने पर भी उतारू हो जाते थे। अक्कू यादव की इन हरकतों से पहले तो लोग सिर्फ परेशान थे, लेकिन 1991 में उसने एक ऐसा अपराध किया जो सबसे घिनौना था। उस वक्त वो सिर्फ 21 साल का था।
अक्कू और उसकी गैंग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चोरी के मकसद से गए थे, लेकिन वहां एक यंग कपल को देखकर अक्कू ने सिचुएशन का पूरी तरह से फायदा उठाया। उसने और उसकी गैंग ने लड़की को मोलेस्ट किया और उसका रेप किया। लड़के ने हिम्मत जुटाकर सीधे कोराडी पुलिस स्टेशन का रुख किया और अक्कू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इस क्राइम के लिए अक्कू को जेल भी हुई, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से आतंक मचाना शुरू कर दिया और अब अक्कू की क्रिमिनल एक्टिविटीज और भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। अक्कू की सोच इतनी भद्दी थी कि वो दलित महिलाओं को सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट की वस्तु मानता था। दिन ब दिन अक्कू और उसकी गैंग के हाथों महिलाओं और लड़कियों पर हमलों की खबरें आती रहती थी और ऐसा लग रहा था कि इनका सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अक्कू को अपने विक्टिम्स की उम्र या उनकी शादीशुदा स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चाहे जवान हो, अधेड़ उम्र की हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो या इवन प्रेग्नेंट हो, अक्कू और उसकी गैंग कभी भी उन पर हमला कर देती थी। कस्तूरबा नगर में जैसे अंधकार छा गया था। लोग मानो एक खौफनाक सपने में फंस गए हों। सड़क पर बेबस महिलाओं के साथ होते हुए क्राइम को देखना लोगों के दिल को छू जाता था और बच्चे अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए देखकर तड़प उठते थे। माता पिता ने अपनी बेटियों को अक्कू और उसकी गैंग द्वारा जबरदस्ती ले जाते हुए देखा, चाहे उन्होंने कितना भी विरोध क्यों न किया हो। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी। अक्कू के विक्टिम्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सोर्सेस से ये पता चला है कि अक्कू ने कम से कम 40 फीमेल्स को अपना शिकार बनाया था, जिनमें सबसे छोटी महज 10 साल की थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि महिलाएं दिन के उजाले में भी घर से बाहर निकलने से डरती थी। अक्कू के हमले इतने ज्यादा हो गए थे कि महिलाओं को उससे बचने के लिए एक कोड नेम भी रखना पड़ा था। जब भी अक्कू या उसके लोग कहीं भी नजर आते, महिलाएं वो कोड नेम चिल्ला देती थी। ये सुनकर आसपास की सारी महिलाएं अलर्ट हो जाती थी और तुरंत छिपने की जगह ढूंढने लगती थी। डर का माहौल इतना गहरा था कि बच्चों के माता पिता उनकी सिक्योरिटी के लिए इतने चिंतित रहते थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। एक अनकहा सा नियम बन गया था कि शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी है। पति और पिता अपनी पत्नियों और बच्चों को बचाने में खुद को बेबस महसूस करते थे। इस असहायता और निराशा के बोझ तले दबकर कई लोगों ने अपने गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इकट्ठे होकर पुलिस के पास क्यों नहीं गए। वो गए थे पुलिस के पास, लेकिन उस समय दलितों की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि जब भी वो पुलिस के पास मदद के लिए जाते, पुलिस वाले उल्टा इन्हीं पर आरोप लगा देते। वो कहते कि तुम्हारे ही घर की महिलाएं और लड़कियां गलत हैं। वो खुद जाकर संबंध बनाती हैं। इन सब के बीच दलित कम्युनिटी से एक महिला बाहर निकलकर सामने आई, आशा भगत, जो कि कस्तूरबा नगर में अल्कोहल का बिजनेस करती थी और इसीलिए वहां के लोग और लोकल क्रिमिनल से आशा भगत के अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स थे। वो एक निडर महिला थी जो अक्कू और उसकी गैंग की हरकतों का डट कर सामना करती थी। जब भी वो किसी को परेशान करते, आशा बिना किसी हिचकिचाहट के चीख चिल्लाकर और धमकियों से उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करती थी। अपने कम्युनिटी के लोगों का दुख देखकर आशा का दिल पिघल जाता था। वो हर संभव तरीके से उनकी मदद करती थी, चाहे किसी को खाना पहुंचाना हो या किसी को सुरक्षित जगह पर ले जाना हो। एक दिन आशा ने महसूस किया कि अब अक्कू और उसकी गैंग को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका अत्याचार अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसके लिए उन्हें अक्कू का अंत करना था। उन्होंने सभी को एकजुट होने के लिए कहा और मीटिंग्स रखी ताकि सभी मिलकर प्लान बना सके। प्लान बना कि रात में एक महिला को चारा बनाकर सड़क पर भेजा जाएगा और जैसे ही अक्कू और उसकी गैंग उसे पकड़ने आएंगे, सभी लोग उन पर हमला बोल देंगे। सबने अपने अपने हथियार तैयार कर लिए और रात में प्लान के मुताबिक सबने अपनी अपनी पोजीशंस सेट कर ली और महिला को भेजा गया। अब जैसे ही अक्कू और उसकी गैंग के लड़के महिला के पीछे पड़े, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और सभी छिपे हुए लोग बाहर आ गए और अक्कू और उसकी गैंग पर हमला कर दिया। उन्होंने महिला को तो बचा लिया, लेकिन अक्कू को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाए। जैसे ही इन लोगों ने अक्कू यादव के सिर पर वार किया, वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। लेकिन सिर पर चोट लगी थी तो उसका खून बहुत तेजी से बह रहा था। भागते भागते अक्कू को उसका एक दोस्त अविनाश तिवारी रास्ते में ही मिल गया। अविनाश तिवारी ने अक्कू यादव को हॉस्पिटल पहुंचाया और अपना खून देकर उसकी जान बचा ली। इस हमले के बाद अक्कू यादव के दिमाग में बदले और डर का साया गहरा हो गया। अब वो संभल कर रहने लगा था और अपने साथ 5-6 लड़के हमेशा रखता था ताकि किसी भी नए हमले के समय उसे सिक्योरिटी मिल सके। अगर कहीं भी उसे लड़कों का झुंड दिखता तो उसे लगता कि वो उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उन्हें अलग अलग कर देता और भगा देता कि कोई भी एक साथ इकट्ठा नहीं होगा। अक्कू की मानसिक हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसका पागलपन उसके दोस्त अविनाश तक भी पहुंच गया। वही अविनाश जिसने पहले अक्कू की जान बचाई थी।
अविनाश अक्कू का दोस्त तो था, लेकिन उसकी थिंकिंग और बिहेवियर अक्कू की क्रिमिनल टेंडेंसीज से बिल्कुल अलग थे। वो एक फ्रेंडली नेचर का इंसान था और सबके साथ अच्छे रिलेशन रखता था। लोग भले ही इस बात पर सवाल उठाते कि वो अक्कू का दोस्त है, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे अक्कू के गैंग का हिस्सा नहीं माना। अविनाश ने एक बैलेंस बनाए रखा था। वो एक तरफ अक्कू से दोस्ती निभाता था तो दूसरी तरफ कम्युनिटी के दोस्तों के साथ भी अच्छे रिलेशन रखता था। लेकिन अक्कू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। अक्कू ये बात सहन नहीं कर पाता था कि अविनाश उन लोगों से भी मेलजोल रखता है जिन्हें वो अपना दुश्मन समझता है, खासकर आशा के घर जाने की बात पर। अविनाश भी बाकी पड़ोसियों की तरह अक्सर आशा से मिलने जाया करता था, जो अक्कू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। एक दिन अक्कू ने अविनाश से सवाल किया कि तू आशा के साथ इतना समय क्यों बिताता है। इस पर अविनाश ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि अरे आशा मेरी दोस्त है, जैसे तू मेरा दोस्त है। इस जवाब ने अक्कू का पारा चढ़ा दिया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई और अक्कू ने अविनाश पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। चाकू की धार ने अविनाश के शरीर को चीरते हुए उसे खून में लथपथ कर दिया। कुछ ही पल में सड़क पर पड़ा अविनाश एक बेजान शरीर बन चुका था। उसकी मौत हो चुकी थी। जब आशा ने सड़क से उठे शोर को सुना तो वो तुरंत बाहर आई और जब उसने देखा कि अविनाश मरा हुआ पड़ा है तो उसने काफी गुस्से में अक्कू से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पर अक्कू और ज्यादा भड़क गया और उसने आशा से कहा कि अगला नंबर तेरा ही है। पुलिस ने अक्कू को अरेस्ट कर लिया और उसे जेल भेज दिया। लेकिन 2 साल बाद जैसे ही उसकी सजा पूरी हुई, वो बाहर आया, चेहरे पर बिना किसी पश्चाताप के। उसने अब एक नया प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने अपनी पूरी गैंग को इकट्ठा किया और आशा के घर चल पड़ा। आशा अपने परिवार में एंजॉय कर रही थी और मेहंदी लगा रही थी। इतने आशा के घर का दरवाजा नॉक हुआ। आशा ने सोचा कि शायद उसकी बेटी का दोस्त आया है, तो उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अक्कू ने आशा को बाहर खींच लिया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने उसे जमीन पर गिरा दिया, उसके सिर पर जोर से वार किया और गला पकड़कर उसके मुंह पर मुक्के मारने लगा। फिर उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और आशा की छाती पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया। चाकू के वार इतने खतरनाक थे कि आशा के ब्रेस्ट्स कटकर अलग हो गए थे। ये सब उसकी बेटी के सामने हो रहा था, जो अपनी माँ को बचाने के लिए चीख रही थी, रो रही थी। लेकिन अक्कू ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। अक्कू ने सिर्फ आशा के ब्रेस्ट को ही नहीं काटा, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर भी कई बार चाकू मारे। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे शहर में अक्कू यादव के नाम को एक दहशत में बदल दिया। ऐसा लगता था कि दलितों की सिक्योरिटी के लिए कोई लॉ ही नहीं था। इस घटना के बाद अक्कू और उसकी गैंग ने एक कमला नाम की महिला को भी निशाना बनाया। इन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया, और वो भी तब जब उसे अपने बच्चे को जन्म दिए हुए सिर्फ 10 दिन ही हुए थे। इस भयानक हमले के सदमे से कमला इतना दुखी हुई कि उसने खुद को आग लगा ली। इसके रिएक्शन में लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज भी करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा विक्टिम्स पर ही आरोप लगाए कि वो अक्कू के साथ संबंध रखती थी या पैसे के लिए सेक्स वर्क में शामिल थी। यहाँ तक कि पुलिस उन लोगों की आइडेंटिटी अक्कू को बता देती थी जो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आते थे, और फिर अक्कू उन लोगों के घर जाकर उनके साथ अत्याचार करता था। अक्कू का नाम जैसे ही सुना जाता, लोगों के दिलों में एक खौफ घर कर जाता। अपने पूरे जीवन में अक्कू को 14 बार अरेस्ट किया गया, लेकिन हर बार पुलिस उसे बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती थी, क्योंकि अक्कू की तरफ से पुलिस को रिश्वत और शराब जाती थी। एक बार तो जब एक महिला ने अक्कू और उसकी गैंग के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट की शिकायत दर्ज कराई, तो जवाब में पुलिस ने भी उसके साथ गैंगरेप किया। कस्तूरबा नगर के दलित इस हालात से पूरी तरह से हताश हो चुके थे, पर इस काले अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी उभरी, जिसने अक्कू के आतंक को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। उसका नाम था उषा नारायण, जिसने कई बार अक्कू के गंदे कमेंट्स को सहन किया था। एक दिन जब उषा को पता चला कि अक्कू और उसकी गैंग ने एक 13 साल की लड़की का बलात्कार किया है, तो वो चौंक उठी। उसने लड़की से रिक्वेस्ट की कि चल के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराए, लेकिन अक्कू के खौफ के चलते लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराने से इनकार कर दिया। लेकिन उषा पीछे नहीं हटी। उसने हिम्मत जुटाई और खुद उस लड़की की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराने गई। इसके बाद पुलिस, जो अक्कू के सपोर्ट में थी, उन्होंने उषा की रिपोर्ट के बारे में अक्कू को बता दिया। अब अक्कू की गैंग के लगभग 40 लोग हथियारों के साथ उषा के घर के बाहर खड़े थे। अक्कू ने उषा को बाहर आने के लिए बोला और धमकी देने लगा कि वो उषा के साथ रेप करेगा, उसका चेहरा एसिड से जला देगा और फिर वही हश्र करेगा जो उसने आशा के साथ किया था। डर के मारे पड़ोसी अपनी खिड़कियों से ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इतने में उषा ने अपने परिवार को पीछे से भाग जाने को कहा और खुद उस गैंग का सामना करने का फैसला किया। उषा ने तेजी से अपनी रसोई की ओर दौड़ लगाई और सिलेंडर वाली पाइप को चूल्हे से हटाया।
और सिलेंडर खींचकर मेन गेट तक ले आई और फिर उसने रेगुलेटर खोल दिया, जिससे गैस तेजी से बाहर आने लगी। अपने हाथ में एक माचिस की डिब्बी ले ली और दरवाजा खोल दिया। सामने अक्कू की पूरी गैंग खड़ी थी। सिलेंडर से गैस बह रही थी और उसके हाथ में माचिस थी। ये सीन देखकर सबके सब सन्न रह गए। उषा ने पूरी ताकत और हिम्मत से उन 40 लोगों को घूरते हुए कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखो अगर मैंने एक तिल्ली भी जलाई तो ये पूरा घर उड़ जाएगा और तुम भी उड़ जाओगे। उसकी बात सुनकर बाहर खड़े सभी लोग, खासकर अक्कू, चौंक गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या उषा सचमुच धमाका कर सकती है। इसी डर और उलझन में वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे और जब पड़ोसियों ने देखा कि जिन लोगों से वो हमेशा डरते रहे थे, आज एक लड़की ने उनकी हालत खराब कर दी। मौत के सामने वो सब कांप रहे थे। फिर क्या, उन सब की हिम्मत जाग गई और उन्होंने अपने घरों से बाहर आना शुरू कर दिया, हाथों में डंडे, चाकू, पत्थर लेकर। जल्द ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कस्तूरबा नगर के लोगों ने गैंग को घेर लिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। अक्कू को अब फील होने लगा था कि वो अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि जो लोग पहले उसके इशारे पर नाचते थे अब वो उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। डर के मारे उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को जाके सरेंडर कर दिया। खबर फैल गई कि 7 अगस्त 2004 को अक्कू अदालत में पेश होने वाला है और जैसे ही ये खबर कस्तूरबा नगर के लोगों को पता चली, लगभग 500 लोग कोर्ट के बाहर ही जमा हो गए और वहां अपना धरना प्रदर्शन करने लगे। अब जैसे ही अक्कू यादव पुलिस की गाड़ी से बाहर निकला, उसने वहां खड़ी महिलाओं की तरफ देखा और उन्हें धमकी दी कि जैसे ही वो बाहर आएगा वो सबका हिसाब चुकता कर देगा। सैकड़ों लोगों के सामने भी अक्कू का अहंकार कम नहीं हुआ, लेकिन उसे शायद ये अंदाजा नहीं था कि उसका यही अहंकार उसे गहरी मुसीबत में डालने वाला है। 13 अगस्त 2004 को अक्कू के मुकदमे का दिन था। कस्तूरबा नगर के लोग अब ये समझ चुके थे कि अक्कू को ज्यादा दिन जेल में नहीं रखा जाएगा, इसलिए मुकदमे से पहले की रात वो सब मिलकर एक प्लान बना रहे थे कि अक्कू यादव से कैसे छुटकारा पाना है। उन्होंने ठान लिया था कि वो अब अक्कू को छूट नहीं दे सकते। उन्हें अपने शहर से उसके आतंक को हमेशा के लिए खत्म करना था। 13 अगस्त की सुबह होते ही कस्तूरबा नगर के लोग नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने जमा हो गए और इंतजार करने लगे कि कब अक्कू यादव उनके सामने आएगा। दोपहर के लगभग 2:30-3 बजे अक्कू को लाया गया। अक्कू राम गेदम नाम के एक और कैदी के साथ हथकड़ी लगा हुआ पुलिस की गाड़ी से बाहर उतरा और फिर अक्कू की नजर वहां उस भीड़ में मौजूद एक महिला पर पड़ी जिसका उसने बलात्कार किया था। अक्कू ने उसका मजाक उड़ाया, उसे प्रोस्टिट्यूट कहा और कहा कि वो फिर से उसका बलात्कार करेगा। उसकी इस बात पर उसके साथ खड़ी पुलिस भी हंसने लगी। तुरंत उस महिला ने अपनी चप्पल निकाली और अक्कू के सिर पर मारना शुरू कर दिया और अक्कू से कहा कि या तो मैं तुझे मार दूंगी या फिर तू मुझे मार दे। हम दोनों इस धरती पर एक साथ नहीं रह सकते, या तो तू या मैं। भीड़ का गुस्सा अब काबू से बाहर आ चुका था। वो सब मिलकर अक्कू का पीछा करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और आखिरकार खुद भी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। अब भागते हुए जब अक्कू कोर्ट में एंट्री कर रहा था तो भीड़ में मौजूद महिलाओं ने अक्कू के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। हालांकि पुलिस किसी तरह अक्कू को ट्रायल रूम तक ले जाने और दरवाजा बंद करने में सफल हो गई, लेकिन गुस्से से भरी भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही दरवाजा टूटा, भीड़ अक्कू पर टूट पड़ी। चाकू और पत्थरों से लैस लोग उस पर बेरहमी से हमला करने लगे। बताया जाता है कि जब अक्कू माफी मांग रहा था तो उसके विक्टिम्स बारी बारी से उसको चाकू मारते रहे। राम गेदम, जो उसके साथ हथकड़ी में बंधा था, बस अपने हाथ को बचाने की कोशिश में था। हर बार जब अक्कू अपना चेहरा बचाने की कोशिश करता तो राम का हाथ खिंच जाता। राम को तेजी से अपना हाथ हटाना पड़ता ताकि वो चोट से बच सके। भीड़ ने अक्कू को कम से कम 70 बार चाकू से स्टैब किया। वहां पड़े फर्नीचर, कुर्सियों और बेंचों को उठा उठा कर अक्कू के ऊपर मारा। यहाँ तक कि उसके विक्टिम्स में से एक ने अक्कू के लिंग को भी काट दिया। और इस तरह सिर्फ 15 मिनट में अक्कू अपने ही खून से लथपथ हो चुका था। अब जैसे ही अक्कू यादव का मर्डर इस तरीके से किया गया, ये खबर पूरे देश में फैल गई थी। मीडिया ने भी इस घटना को खूब कवरेज दिया। शुरुआत में 5 महिलाओं को अक्कू के मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जब कस्तूरबा नगर की सारी महिलाएं एकजुट होकर सड़क पर उतर गई, कोर्ट के सामने आ गई और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि अक्कू यादव को हम सब ने मारा है, अगर अरेस्ट करना है तो हम सबको करो, वरना इन 5 को भी छोड़ दो। तो इस दबाव के चलते कोर्ट को मजबूरन इन 5 महिलाओं को रिहा करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने 21 लोगों को और अरेस्ट किया, ये मानते हुए कि ये दलित महिलाओं ने खुद से नहीं किया, बल्कि ये एक गैंग वॉर था जिसमें किसी गैंग ने महिलाओं को सपोर्ट किया ताकि अक्कू यादव का मर्डर किया जा सके। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने एक कड़ा बयान दिया कि पुलिस लोगों को सिक्योरिटी देने में नाकाम रही। उन्होंने क्लियरली कहा कि ये कोई गैंग वॉर नहीं था,
बल्कि ये जस्टिस पाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। ऐसा जस्टिस जो एक कानूनी व्यवस्था के सामने मजबूर होकर किया गया था, क्योंकि इस व्यवस्था ने इन लोगों को बार बार निराश किया था और इसीलिए एविडेंस की कमी के कारण उन 21 लोगों को भी छोड़ दिया गया। कुछ पॉलिटिशियंस ने इस घटना का फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि उनके लिए तो ये एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थी, जबकि सरकार ने लंबे समय तक इस एरिया को इग्नोर किया था। लेकिन अक्कू यादव के मर्डर ने अचानक सबकी निगाहें इस इलाके की ओर मोड़ दी। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हत्या को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सोचिए जब सैकड़ों लोग और उनके बच्चे एक ही आदमी की क्रिमिनल एक्टिविटी से तंग आ चुके हों और पुलिस भी उनको इग्नोर करती रहे, तो आखिर कोई कब तक सहेगा। अगर पुलिस ने पहले ही कार्रवाई की होती तो शायद कस्तूरबा नगर के लोगों को कानून हाथ में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।